हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी प्रैक्टिस जारी रख रखी होगी आपने बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी जिनके आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके एग्जाम में पूछ ले जा सकते हैं, क्योंकि ये PYQs है। ठीक है, एंड मोस्टली रिपीट हो ही जाते हैं। एंड देयर इज सिंपल सी लाइन कि ये क्वेश्चन कर डाला तो लाइफ विल बी जिंगा लाला। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, अगर आपने एक बार इनको देख लिया तो हो सकता है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाए या फिर हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। देखो, पहले तो इस स्लाइड पे कुछ डायग्राम्स मैंने ऐसे डाल रखे हैं क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि सर डायग्राम की भी सीरीज अगर बना दो, तो एक बार आप खुद से ये वाले डायग्राम देख लीजिएगा। जैसे रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम हो गया, ये फ्लावर का डायग्राम हो गया, न्यूरॉन का डायग्राम हो गया, इनके आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इनके अलावा कुछ और भी डायग्राम है जो ऑलरेडी इन स्लाइड में कवर हो चुके हैं, तो हम क्वेश्चन के साथ में देख लेंगे। सो आवर फर्स्ट है लेबल करना है। जैसे यूरेथ्रा क्या होता है, किडनी कहाँ है, ठीक है, यूरेटर कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है और इनका काम क्या होता है। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, पेयर ऑफ किडनी। दो तो हमने किडनी बना रखी है, पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, एक किडनी यहां पे है एंड दूसरी किडनी दूसरे साइड में। वन सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन। हाँ, ठीक है, तो एक ये रही, ठीक है, एंड दूसरी ये रही। तो हमारे पास क्या पेयर ऑफ किडनी है। फिर हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है। ठीक है, यूरेटर ये ट्यूब जिससे यूरिन पास होता है। फिर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है जो यहां होता है, जो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। फिर है यूरेथ्रा, ठीक है, आउटर ओपनिंग जहां से यूरिन पास आउट होता है, पास आउट होता है। वेने कवा का काम क्या है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किडनी से वापस हार्ट की तरफ भेजना, ये तो काम होता है वेने कवा का। अरोटा का काम क्या है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को किडनी तक लेके आना, फिर किडनी उसको फिल्टर कर देगी। ये जो दिख रहा है ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है जो एड्रिनल हार्मोन सिक्रीट करता है। एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पे किडनी के टीरियर पार्ट पे होता है। चलो देख लेते हैं हम यहाँ क्या देखा है। वेने कवा, द वेने कवा कैरी द डीऑक्सीनेटेड। हमें पता है कि वेने कवा क्या कैरी करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहां से कहां तक, किडनी से लेके हार्ट तक ले जाती है उसको। अरोटा का काम क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना। द अरोटा ब्रिंग द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है और किसको देती है, किडनी को सप्लाई करती है, दोनों को। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो किसको स्टोर करेगा, यूरिन को स्टोर करेगा। ठीक है, दैट इज जो कहां से यूरिन आ कहां से रहा है, कॉन्स्टेंटली सिक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, कहां से, किडनी से। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब्यूल है दैट हेल्प विद द रिमूवल ऑफ यूरिन, जो मैच्योरेशन के टाइम पे यूरिन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। मैच्योरेशन क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिससे क्या होता है कि यूरिन बाहर निकालने की अर्ज होती है कि अब यूरिन ज्यादा हो चुका है एक क्वांटिटी से, अब इसको बाहर निकाल दो, फ्लश आउट कर दो, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से कर लेना, इससे काफी ज्यादा चांस है कि आपसे पूछ लेंगे। साथ में एक टॉपिक और कर लेना, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जिनका रोल होता है, जैसे लंग्स हो गया। ठीक है, लंग्स क्या करता है, CO2 रिमूव करता है। ठीक है, जैसे स्वेट हो गया, तो स्वेट के साथ भी तुम्हारे कुछ सॉल्ट्स वगैरह क्या होते हैं, बाहर रिलीज आउट होते हैं, कुछ सॉल्ट एंड कुछ यूरिया फॉर्म बाहर निकलती है। तो ऐसे कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो उनके रोल भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, ये भी क्या है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, नीट एंड वेल लेवल डायग्राम द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस थी उसको डायग्राम की हेल्प से क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स सी, दिस इज द अमीबा। ठीक है, ये क्या है, अमीबा है। अमीबा की जो आउटर लेयर है इसका नाम क्या है, सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, एंड पोडिया का मीन्स होता है फीट। तो अमीबा क्या है, फॉल्स फीट है। जैसे ही अमीबा ने क्या देखा, जैसे ही अमीबा ने फूड देखा, ठीक है, जैसे ही अमीबा ने फूड देखा उसके लाल गिरनी शुरू हो गई और उसका मन किया कि भाई अब तो खाना लेना है हम अंदर। ठीक है,
तो अपनी सूडोपोडिया की हेल्प से वो क्या करेगी, इस फूड को एंगल्फ कर लेगी। ठीक है, इस फूड को क्या करेगी, एंगल्फ करेगी। और ये फूड को जो एंगल्फ करने की जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। तो अमीबा ने फूड को क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, अंदर ले लिया। फिर क्या कर लेगी, इंजेक्शन करवा के उसको कहां स्टोर हो गया, फूड वैक्यूल। ये जो चीज है ये क्या है, फूड वैक्यूल है। कहां पहुंचा दिया, फूड वैक्यूल में, फूड VACUOL वैक्यूल के अंदर चला गया। फूड वैक्यूल के अंदर ये क्या होगा फूड के साथ, कि ये जो तुम्हारा मैक्रो फूड है ये माइक्रो माइक्रो कंपोनेंट में टूटेगा। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सिंपलर फॉर्म के अंदर क्या होगा, सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, सिंपलर जो तुम्हारा मैक्रो मॉलिक्यूल उसको सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो उस फूड का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब जो यहाँ पे फूड था जिसका यहाँ पे क्या हुआ था, डाइजेशन हुआ है, जिस फूड का क्या हुआ है यहाँ पे, डाइजेशन हुआ है, उसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म था ना, तो एब्जॉर्ब इनसाइड द साइटोप्लाज्म। उस फूड पार्टिकल को सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब। कहां पे, साइटोप्लाज्म में ले लिया गया। साइटोप्लाज्म में लेने के बाद में उस फूड पार्टिकल से क्या डिराइव की, एनर्जी डिराइव की। उस फूड पार्टिकल से क्या डिराइव की, एनर्जी डिराइव की। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, असीमिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असीमिलेशन कहते हैं। कि जो फूड उस साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है, और उससे एनर्जी ड्राइव की, उसको कहेंगे हम असीमिलेशन। फिर क्या होगा, वो जो वैक्यूल था उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड तो बचा होगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था। उस अनडाइजेस्ट फूड को क्या करना है, बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, वरना इंटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। तो इंजेशन फूड को अंदर लिया, डाइजेशन फूड को सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, उस सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। असीमिलेशन, उससे एनर्जी ड्राइव की गई। इजेशन, उसको बाहर निकाल दिया गया। तो एक उस तरीका है जिससे अमीबा क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। देख लेते हैं आंसर। द न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या है, इंजेशन है। आपको स्टेप्स पॉइंट्स में लिखने हैं, ठीक है, अच्छे से। द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इज नथिंग बट इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन में क्या होता है, फूड का इनटेक करवाया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन में क्या होता है, फूड का इनटेक करवाया जाता है। कहां पे, बॉडी के अंदर। अमीबा कैसा है, अमीबा इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड हेंस इट डज नॉट हैव माउथ। तो उसका कोई मुंह तो है नहीं भाई, सिंपल सा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास कोई माउथ तो है नहीं, पांव तक नहीं है। क्या है उसके पास, सूडोपोडिया है। अमीबा टेक द फूड इनटू द बॉडी बाय फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है, किसकी हेल्प से वो खाने को अंदर लेता है, सूडोपोडिया की हेल्प से अंदर लेता है। सूडोपोडिया उस खाने के चारों तरफ फैल जाता है, उस खाने को पार्टिकल को क्या लेता है, अंदर की तरफ एंगल कर लेता है। This pseudopodia forms a vacuole around the food particle called food vacuole। इसने एक वैक्यूल क्रिएट किया था जिसका नाम क्या था, फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ गया, खाना आ चुका। ठीक है, वैक्यूल इज टेकन इनसाइड द फूड सेल। इस सेल को अंदर ले लिया गया और इस वैक्यूल में क्या है, खाना है। किसका खाना है, अमीबा का खाना है। फिर क्या किया जाएगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना है उसको क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट। तो डाइजेशन इज द सेकंड स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। द फूड पार्टिकल इनसाइड द वैक्यूल, ये जो वैक्यूल है इसके अंदर जो फूड पार्टिकल है उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन इनटू सॉल्युबल पार्टिकल्स। सिंपल सॉल्युबल पार्टिकल्स में उसको क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। किसकी हेल्प से ब्रेक किया जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से ब्रेक किया जाएगा। जैसे हमारे स्टमक में था ना पेप्सिन वगैरह, ठीक है, तो यहां पे भी क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से उस फूड पार्टिकल को ब्रेक किया जाएगा। कहां ब्रेक किया जाएगा, अमीबा के अंदर तो किया जाएगा, लेकिन अमीबा के अंदर भी कहां पे, उसके फूड वैक्यूल के अंदर उसको ब्रेक किया जा रहा है। फिर थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन। कि ये जो फूड पार्टिकल टूटा, द ब्रोकन फूड पार्टिकल आर एब्जॉर्ब, इसको साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन करेगा एब्जॉर्ब, अमीबा करेगा। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अमीबा ने जो खाना तोड़ा फूड वैक्यूल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम की भी हेल्प लगी, उस ब्रोकन डाउन फूड को कौन क्या करेगा, अमीबा उसको एब्जॉर्ब करेगा। कहां एब्जॉर्ब करेगा, अपने साइटोप्लाज्म में। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। द फूड पार्टिकल विच आर अनएब्जॉर्ब्ड, अभी भी कुछ फूड पार्टिकल होंगे जो अनएब्जॉर्ब रह चुके हैं वैक्यूल के अंदर। ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या करें, लास्ट प्रोसेस में हम देखेंगे, उसको बाहर निकाला जाता है। फिर इनको, फिर ये कौन सी प्रोसेस हमारी, फोर्थ प्रोसेस है। इन्होंने ये वाली लाइन थोड़ी पहले लिख दी। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रोसेस कौन सी हमारी, असीमिलेशन है। असीमिलेशन में क्या किया, जो हमने एब्जॉर्ब किया फूड पार्टिकल को, उसको कन्वर्ट किया जाएगा, उससे एनर्जी बनाई जाएगी, यानी उससे एनर्जी डिराइव की जा रही है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, असीमिलेशन कहते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया था वैक्यूल के अंदर, ठीक है, यहां पे सही है लाइन, ठीक है, पहले लिख दी थी एक, तो यहां पे अनडाइजेस्टेड फूड रह गया था वैक्यूल के अंदर, उसको क्या किया जाएगा, बाहर फ्लश आउट, फेंक दिया जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे।
तो 5 काफी सिंपल से स्टेप है जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथवे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ ले जाता है, ठीक है, हर दूसरे तीसरे साल ये आता ही रहता है। कई बार तो ये भी कंटिन्यूसली पूछ जा रहे हैं, इस साल भी पूछ लिया, नेक्स्ट साल भी पूछा, उससे नेक्स्ट साल भी पूछ लिया, ठीक है। तो सीबीएसई वालों को वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये फ्लो चार्ट। इसमें क्या पूछा है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, वो पाथवे आपको ड्रॉ करना है। तो हमें पता है ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, C6H12O6 कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। इस ग्लूकोज का जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इसको 3-3, ठीक है, C3 में तोड़ दिया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल का नाम क्या है, पायरुवेट है, ठीक है। यह प्रोसेस कहां हुई, साइटोप्लाज्म में हुई, ठीक है। 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट कर दिया 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, उसको तोड़ दिया, ठीक है। यह प्रोसेस कहां हुई, साइटोप्लाज्म में हुई। फिर ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसके साथ क्या होगा, इसके भी कुछ केसेस हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये किसका क्या होगा, ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा CO2 H2O एंड द एनर्जी, CO2 H2O और एनर्जी में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसके दो केस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या तो कंप्लीटली एब्सेंस है, जैसा कहां देखने को मिलता है, हमें यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि चीज है फंजाई। तो अगर ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है, जैसा कि यीस्ट में देखने को मिलता है, तो इस पायरुवेट का क्या होगा, ठीक है, इस पायरुवेट का फेट क्या है, इसके साथ क्या किया जाएगा, इसके फेट क्या है, ठीक है, इसके साथ क्या होगा। तो ये जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की एब्सेंस में यीस्ट के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में, CO2 में और होता है एनर्जी में। इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है, एक C आ गया यानी फिर से C3 बन गया ना, ठीक है, तो बैलेंस हो रहा है। तो इथेनॉल CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। इस पायरुवेट का क्या होगा अगर ऑक्सीजन बहुत कम है, लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में, लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन है, कहां पे, ह्यूमन के मसल सेल के अंदर। तो ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड एंड द एनर्जी में। और कई बार पूछ लेते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से क्या आते हैं, क्रैम्स आते हैं पांव में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। ये कुछ केसेस दे रखे हैं, एज इट इज पूछ लिया जाता है, ठीक है। कुछ ग्रोथ ऑफ इस टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन है कौन है, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलोंगेशन ऑफ सेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहली बात तो यही है कि फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, एक कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, सिंपल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, सिंपल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कहां मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। ऑब्वियसली आगे लगा भी रखा है फाइटो या फिर प्लांट हार्मोन, ठीक है। ये किस में काम आते हैं, प्लांट की ग्रोथ में काम आते हैं। ये किस में काम आते हैं, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ग्रोथ ऑफ द प्लांट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एंड उसको मतलब प्लांट में जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ या फिर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल है जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो कौन से हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एंड कुछ इनहेबिट भी करते हैं प्लांट ग्रोथ को, वो कौन है, एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन, ठीक है। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। प्लांट ग्रोथ जो ग्रोथ को प्रमोट करें, जैसे ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, ये तो प्रमोटर्स हो गए। फिर कुछ ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड हो गया या फिर इथाइलिन हो गया, ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं, ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां पे प्लांट हार्मोन के कुछ रोल बता रखे हैं। जैसे ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन का काम क्या है, एक तो सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है, ये फंक्शन एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, प्रमोशन करता है ग्रोथ ऑफ द टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल जो बर्ड्स होते हैं ना उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये सारे क्या है, फंक्शन है किसके, ऑक्सिन के। फिर आता है साइटोकाइनिन, सी फॉर साइटोकाइनिन एंड द सी फॉर सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन सेल ग्रोथ एंड द सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, सेल की ग्रोथ करवाना, ठीक है, सेल का नंबर इंक्रीज करना, सेल को डिवाइड करवाना, या फिर सेल को डिफरेंशिएट यानी सेल को बताना कि उसको काम क्या करना है। ये सारे काम किसके हैं, प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन के। जिबरलिन क्या करता है, स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन स्प्राउटिंग ऑफ लीफ। जिबरलिन क्या करता है,
ब्रेक डाउन करता है, ये जो सीड के अंदर जो स्टोर फूड होता है ना उसका ब्रेक डाउन करता है ताकि क्या हो सके, जो स्प्राउट है अपना जर्मिनेट करके नया प्लांट बना ले। ये इसमें हेल्प कौन करते हैं, जिबर्लिन हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है डोरमेंसी में। डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेज पे ले जाता है, ठीक है, मतलब सप्रेस स्टेज पे ले जाता है ताकि जो प्लांट की एक्टिविटीज है वो कम हो जाए, ताकि एनर्जी का लॉस कम हो। तो एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी में हेल्प करता है। ड्रॉपिंग ऑफ राइपन लीफ, जो पकी हुई लीफ होती है या फिर पके हुए जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनको नीचे गिराने में, उनकी सप्लाई कट कर देता है तो वो नीचे गिर जाते हैं, उसमें हेल्प करता है। इथाइलिन का काम क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या इनहिबिटर है। तो ये क्या अगर राइपनिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां पकाने में या फिर फ्रूट के पकने में हेल्प करते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ, अगर ज्यादा हो जाए इथाइलिन, इथाइलिन अगर ज्यादा हो गया तो पेड़ से क्या कर जाएंगी, पत्तियां एंड फ्रूट वगैरह नीचे झड़ जाएंगे, ये रोल होता है, ठीक है। तो अभी इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि ग्रोथ ऑफ स्टेम में हेल्प कौन करेगा। स्टेम की ग्रोथ में या फिर स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है अपना जिबर्लिन, ठीक है, LLINS। जिबर्लिन हेल्प करता है सेल की, सॉरी, स्टेम की ग्रोथ में या फिर इलोंगेशन में हेल्प करता है। फिर क्या है, सेल डिवीजन, मैंने अभी बताया C4 सेल डिवीजन एंड द C4 साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। कौन करेगा, साइटोकाइनिन करेगा। फिर आता है आपका इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। इनहिबिशन, ग्रोथ को कौन रोकता है, ABA, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, ग्रोथ को रोकना। इनहिबिटर है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, तो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट पार्ट, क्या फोर्थ पार्ट है, जिसमें लिखा है इलोंगेशन ऑफ सेल। सेल के इलोंगेशन वगैरह में कौन हेल्प करता है, सेल के इलोंगेशन में ये रख रखा ऑक्सिन, ठीक है। सेल इलोंगेशन में हेल्प कौन करता है, ऑक्सिन हेल्प करता है। तो यहां पे आ जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन कर रहा है सेल इलोंगेशन में हेल्प। स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कौन कर रहा है, जिबर्लिन कर रहा है। सेल डिवीजन में हेल्प कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन कर रहा है। ग्रोथ को इनहिबिट करने में हेल्प कौन कर रहा है, ABA, एब्सिसिक एसिड हेल्प कर रहा है। इस एब्सिसिक एसिड को ही हम प्लांट के स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में प्लांट को हेल्प करता है। तो स्ट्रेस हार्मोन भी किसको कहते हैं, ABA, यानी एब्सिसिक एसिड को ही क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्योंकि ये स्टोमेटा वगैरह की क्लोजिंग वगैरह में या फिर प्लांट की टॉलरेंस में, ठीक है, टॉलरेंस में वेरियस जो स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं ना, उनसे टॉलरेंस का मतलब सहन शक्ति प्रोवाइड करता है एक तरीके से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं प्लांट का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड। एक स्टूडेंट था, उन्होंने एक परमानेंट स्लाइड थी, ऐसे कोई परमानेंट स्लाइड थी जो पहले से बनी बनाई आती है, वो ऑब्जर्व की अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप ने ऑब्जर्व की। उसमें क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख रहा है हाइड्रा के अंदर। उसमें क्या दिख रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा दिख रहा है उस स्लाइड के अंदर। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा के अंदर किस टाइप का होता है, उसका तुम्हें क्या कराना है, डायग्राम बनाना है, एक लेबल डायग्राम बनाना है प्रॉपर सीक्वेंस में, एज इट इज स्टेप में बनाना है, आगे पीछे नहीं करना। दैट मस्ट हैव बीन मेड द स्टूडेंट। और उस स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्वेशन की होगी, मतलब जो स्टूडेंट ने देखा है स्लाइड के अंदर वो तुम्हें डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और ये जो प्रोसेस होती है इसका नाम भी बताना है। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा क्या होती है, बडिंग ही तो होती है, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। बडिंग हाइड्रा में भी देखने को मिल सकती है एंड किस किस में देखने को मिलती है, एक तो हाइड्रा तो है ही अपना, साथ में यीस्ट के अंदर भी बडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो बडिंग देखने को मिल गई अपनी हाइड्रा के अंदर। अब क्या होता है, तुम्हें इसका डायग्राम बनाना था तो तुमने पहले हाइड्रा बना लिया, हाइड्रा की बॉडी बना ली। हाइड्रा की बॉडी से देखो आउटग्रोथ निकली है, ये क्या है, आउटग्रोथ। इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ एंड अल्टीमेटली बड ये जो डेवलप हो चुकी है किसमें, फुल्ली मैच्योर बड में। किसमें कन्वर्ट होगी, फुल्ली मैच्योर बड में। एंड फिर ये फुल्ली मैच्योर बड क्या होगी, बॉडी से अलग हो जाएगी, हाइड्रा की मेन बॉडी से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। फिर ये तुम्हारा पुराना हाइड्रा हो जाएगा एंड ये तुम्हारा नया हाइड्रा हो जाएगा। और इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, ये पुराने वाला, तो इसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इजी है, इजी पे इजी, लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। Why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism? देखो दो ऑर्गेनिज्म बता रखे, एक तो एक्वेटिक यानी जो पानी में रहता है, दूसरा कौन सा है, टेरेस्ट्रियल जो तुम्हारा लैंड एनवायरनमेंट में रहता है। अब इन्होंने क्या, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर ब्रीथिंग फास्ट होती है। पहली बात तो ऑक्सीजन क्या होता है, डिसॉल्व होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, डिसॉल्व स्टेट में होता है। दूसरा ऑक्सीजन की वहां पे अमाउंट क्या होती है, कम होती है। एंड इन दोनों चीज को कंपनसेट करने के लिए, ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट सफिशिएंट रहे, ठीक है, कंपनसेट करने के लिए ये सारी चीजें वो
क्या करता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट, ब्रीथिंग को क्या करता है, फास्ट करता है, ठीक है, ब्रीथिंग को क्या करता है, फास्ट करता है। तो देख लेते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फास्ट ब्रीथ करते हैं, किसके कंपैरिजन में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। क्वेश्चन से उठा ली गई लाइन। दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर इज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट होती है ऑक्सीजन की पानी के अंदर वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल्स है इसके ऑक्सीजन के, तो पानी के अंदर कितने हैं, सिर्फ 70 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो अमाउंट कम होगी ना ऑक्सीजन की। तो इसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, ब्रीथ फास्ट करता है। दैट्स व्हाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, ताकि वो कंपनसेट कर सके जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, दे नीड, उनको क्या करना पड़ता है, फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम थी। दूसरा रीजन ये भी था कि ऑक्सीजन डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है। फिर इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, एंड उसमें फेरिंग्स कहां पे है, ट्रैकिया कहां पे है, लंग्स कहां पे है, डायफ्राम कहां पे, एल्वोलर सैक कहां पे, वो बनाना है। तो ये डायग्राम हो गया आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या हो गया, डायग्राम हो गया। ये हो गया नेजल पैसेज, ठीक है, नाक के बाद में नोज के बाद में नोज की जो ओपनिंग थी उसका नाम क्या था, नोस्ट्रिल, ठीक है, नोस्ट्रिल के बाद में जो पैसेज उसका नाम क्या है, नेजल पैसेज, ठीक है, यहां से क्या गई, एयर गई। नेजल पैसेज के बाद में वो कहां जाएगी, ये जो कॉमन ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स के बाद में ये जो नीचे है इसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। कॉमन ओपनिंग यहाँ पे दिखा भी रखा है, देखो ये जो कॉमन ओपनिंग है यहाँ पे जो खुल रही है इसको फेरिंग्स कहेंगे। फेरिंग्स से जस्ट नीचे क्या होता है, लैरिंग्स, यहाँ पे क्या मिलता है, साउंड बॉक्स हो गया। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर क्या आता है, ट्रैकिया, जिसके अंदर ये कार्टिलेजनस सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट है, तो ट्रैकिया हो गया, ठीक है, जिसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ये जो कार्टिलेजनस रिंग है ये क्या करती है, ट्रैकिया की कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करती है। ट्रैकिया के बाद में ये क्या हो गया, प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, ठीक है, दो साइड में टूट गया, इनको प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। प्राइमरी ब्रोंका बाद में क्या हुआ, ब्रोंकियोल्स में टूट गया, ठीक है, और छोटे थिन ट्यूब में टूट गया, एंड अल्टीमेटली किस में टूट गया, एल्वोलर सैक में टूट गया, एल्वोलाई में टूट गया, एल्वोलर सैक में टूट गया। नीचे की तरफ ये जो दिख रहा है ये क्या है, डायफ्राम है, ये क्या है, रिब्स प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड ये आपका दिख ही रहा है ये क्या है, लंग्स है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या पूछा था। हमने फेरिंग्स को लेबल कर लिया, हमने ट्रेकिया को भी लेबल कर लिया, लंग्स कहाँ है हमें वो भी पता है, डायफ्राम का है, एल्वोलर सैक का है, काफी इजी था, हमने सारी चीजें लेबल कर ली इस डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसके ऊपर पूछा गया है, डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन, कि भैया बताइए पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम, कहां से, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। यानी एंथर से, मेल पार्ट में क्या है, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के भी दो टाइप हो सकते हैं, एक तो हो सकता है अपना सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और दूसरा हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेम पॉलिनेशन कब होगा, मान लो अगर ये फ्लावर है, कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, इस पे स्टेमन भी है और इस पे पिस्टिल भी है। तो ये आपका क्या है, मेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट का ये क्या है, एंथर है। एंथर में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स हो गए। एंथर से पोलन ग्रेन उठ के अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएं, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएं एंथर से उठ के, इसको तो कहेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें दो फ्लावर इन्वॉल्व है। सेल्फ पोलिनेशन किसको कहेंगे, कि एंथर से तो उठे, एंथर से उठे पोलन ग्रेन्स एंड उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे चले गए, उसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के कहां चले गए, स्टिग्मा पे चले गए। इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इस चीज को क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे, कि उसी फ्लावर के एंथर से उठे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए पोलन ग्रेन्स, इसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसमें क्या, क्रॉस में क्या होता है कि स्टिग्मा से तो उठे, सॉरी एंथर से तो उठे और कहां गए, स्टिग्मा पे गए, लेकिन किसी डिफरेंट फ्लावर के, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, इजी है। क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, उनका नाम क्या होता है, पोलिनेटर, जैसे यह तो इंसेक्ट है, इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखा रखा है, ठीक है।
इंसेक्ट की हेल्प से करवा सकते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन, विंड की हेल्प से करवा सकते हैं, या फिर वाटर की हेल्प से भी हम क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। तो पोलिनेशन कितने टाइप के थे? पोलिनेशन का मतलब क्या था? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इसको क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। ये कैसा हो सकता है? सेल्फ भी हो सकता है एंड क्रॉस पोलिनेशन टाइप का भी हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंथर से उठे और स्टिग्मा पे गए ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के एंथर से उठे और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गए, इसको कहते हैं सेल्फ। इसमें क्या होता है? एंथर से उठे, स्टिग्मा पे तो गए, बट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, किसी दूसरे फ्लावर पे, डिफरेंट फ्लावर, लेकिन प्लांट की वैरायटी क्या थी? सेम थी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट स्पीशीज, ऑफ द सेम प्लांट स्पीशीज, इसको क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इजी है। सेल्फ पोलिनेशन करवाने के लिए तुम्हें बाहरी ताकतों की जरूरत नहीं है, तो एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। जैसे या तो इंसेक्ट चाहिए, जैसे पिछले वाले डायग्राम में दे रखा था, इंसेक्ट चाहिए, या फिर वाटर की हेल्प लगेगी, या फिर विंड की हेल्प लगेगी, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए। फिर क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन में सिर्फ एक ही टाइप का फ्लावर इन्वॉल्व है, तो यहां पे वेरिएशन अराइज नहीं होते, एंड यहां पे काफी अच्छे वाले वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां पे वेरिएशन अराइज नहीं होते हैं सेल्फ में, एंड क्रॉस में वेरिएशन अराइज होते हैं। और क्या पॉइंट बन सकता है? और पॉइंट ये बन सकता है कि सेल्फ पोलिनेशन में जो मेल पार्ट है एंड द जो फीमेल पार्ट है वो सेम टाइम पे मेच्योर होंगे, सेम टाइम पे क्या होंगे? सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। इस वाले में जो वो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो कब मैच्योर होंगे? डिफरेंट टाइम पीरियड पे, डिफरेंट टाइम पे क्या होंगे? मैच्योर होंगे। ये हमें कहां देखने को मिलता है? क्रॉस पोलिनेशन में। ये भी इजी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक पिछला वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी आया था ऐसा कुछ क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न इज जेनेटिकली, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाना है एंड ये बताना है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर तुम सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हो, और जो दो पेरेंट होते हैं, विच ऑफ द टू पेरेंट, मदर या फादर, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो देखो, अगर ये सर्कल है और उसके ऊपर ऐसे एरो है तो ये रिप्रेजेंट करती है मेल को, एंड सर्कल है और इसके नीचे ऐसे प्लस का साइन है तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। मेल के अंदर किस टाइप के होते हैं? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एंड एक्स होते हैं। इन्होंने क्या बना लिया? गैमीट बना लिए। क्या बना लिए? गैमीट बना लिए, एक्स गैमीट एंड द वाई गैमीट मेल में। फीमेल में दोनों एक्स ही टाइप के गैमीट बनेंगे, एक्स एंड द एक्स टाइप के ही गैमीट बनेंगे। मेल से क्या आ रहा है? या तो एक्स आ सकता है या फिर वाई आ सकता है, फीमेल से तो हमेशा क्या आएगा? एक्स ही आएगा। तो हाँ, यहीं से हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि मेल की तरफ से वाई आ रहा है और मेल की तरफ से ही दिक्कत हो रही है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए? फादर रिस्पॉन्सिबल है ना, यानी मेल रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। अगर मेल से एक्स आया, फीमेल से तो एक्स ही आना है, सिर्फ एक ही टाइप का आएगा, तो क्या बन जाएगी? फीमेल बनेगी। अगर मेल से वाई आया, फीमेल से तो फिर से एक्स ही आना है, तो क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। तो डिटरमाइन कौन कर रहा है? मेल डिटरमाइन करना है ना कि किस टाइप का ऑफस्प्रिंग बनेगा। यहां पे भी वो सेम चीज आपको दिखा रखी है, इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कौन सा प्लांट था जो मेंडल ने यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? सबको पता है कैसा प्लांट था वो, पी प्लांट था, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय द मेंडल इन F1 एंड F2 जनरेशन? F1 एंड F2 जनरेशन में मेंडल को किस टाइप की प्रोजेनी दिखी? व्हेन ही क्रॉस, जब उसने क्रॉस करवाया टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ, तो किस टाइप की प्रोजेनी निकली? राइट द रेशियो, और क्या रेशियो ऑब्टेन हुआ था F2 जनरेशन के अंदर, ये बताना है। तो देखो, इजी क्वेश्चन है काफी। मेंडल ने लिया एक टॉल प्लांट, ठीक है, एक डॉर्फ प्लांट लिया। टॉल प्लांट का जीनोटाइप होमोजाइगस टाइप का था, तो कैपिटल टी, और डॉर्फ क्या था? स्मॉल टी। इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो क्या आई? F1 जनरेशन आई। क्या आई? F1 जनरेशन है। और F1 जनरेशन सारे क्या थे? ऑल टॉल। सारे क्या थे? ऑल टॉल थे, ठीक है, सारे ही टॉल थे। ये हो गई F1 जनरेशन। ये क्या थी? पेरेंट जनरेशन। अब F1 जनरेशन जो थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको आपस में क्या करवा दिया गया? सेल्फ क्रॉस, ठीक है, इनको आपस में क्या करवाया गया? सेल्फ क्रॉस करवा दिया। तो यहां से देखो टी आया, सॉरी, यहां से कैपिटल टी था, लेट मी चेंज द पेन, ठीक है। तो यहां से तो क्या आया? कैपिटल टी, यहां से कैपिटल टी, तो क्या बना? कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर क्या है? यहां से
कैपिटल टी ही आना था एंड यहां से स्मॉल टी, तो क्या बना कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी बन गया। और क्या बना, और क्या बन सकता था, अगर यहां से स्मॉल टी आता एंड यहां से कैपिटल टी तो क्या बनता कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर यहां से स्मॉल टी आता एंड यहां से भी स्मॉल टी आता तो क्या बनता है स्मॉल टी बनता। तो 4 टाइप की प्रोजेनी मिल गई, उसमें से 3 कैसे हैं, 3 टॉल है क्योंकि कैपिटल टी वॉज डोमिनेंट, तो 3 कैसे हैं टॉल है एंड एक कैसा है ड्वार्फ है। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो की दिखने में कैसे थे, F2 जनरेशन वाले दिखने में ऐसे थे कि 3 तो लंबे थे और एक छोटा था, ये तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया। एंड जीनोटिपिक क्या है, जीनोटिपिक रेशियो कैसा था, जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिला था F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन बनाई हमने। जीनोटिपिक रेशियो क्या है 1:2:1 कि एक तो होमोजाइगस टोल है, क्या ऐसा कोई और है, नहीं है। 2 कैसे हैं हेटेरोजाइगस टोल, ये रहा एंड ये रहा, 2 कैसे हैं हेटेरोजाइगस टोल है तो 2 आ गया, और एक कैसा है होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस ड्वार्फ है, तो ये आ गया अपना जीनोटिपिक रेशियो। ये इजी था, आपको यही बताना था। फिर आता है व्हाट डज अ ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट इन अ फूड चेन, जो हमारी फूड चेन होती है उसके अंदर ट्रॉपिक लेवल किस चीज को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो भी फूड चेन होती है ना उसमें जो लेवल रहता है, ठीक है, व्हाट डज अ ट्रॉपिक लेवल, वो क्या करता है मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे है, किस स्टीप पे है, उसको हम क्या कहते हैं ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। उस फूड चेन का क्या कहेंगे, उस फूड चेन का ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। ट्रॉपिक लेवल बेसिकली डिटरमाइन करता है कि पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी किसकी, ऑर्गेनिज्म की, कहां पे फूड चेन में, फूड चेन में ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन होगी, ये कौन डिटरमाइन करता है ट्रॉपिक लेवल डिटरमाइन करता है। इजी है ये। फिर स्टेट द पोजीशन ऑफ ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप कहां आते हैं एंड हर्बीवोर कहां आएंगे फूड चेन के अंदर। तो अगर मान लो फूड चेन है तो ऑटोट्रोप जो खाना बनाते हैं उनकी पोजीशन क्या होगी सबसे नीचे, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी वो ऑटोट्रोप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ऑटोट्रोप्स की बात कर रहा है। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है अपना ऑटोट्रोप। ठीक है, ऑटोट्रोप इनकी पोजीशन क्या है सबसे नीचे, ऑटोट्रोप भी दे रखा है सबसे नीचे क्या है ऑटोट्रोप है। फिर क्या है हर्बीवोर की पोजीशन क्या है सेकंड पोजीशन। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में आता है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर यहां लिख रखा है देखो, सेकंड पोजीशन पे कौन आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि क्या है अपना हर्बीवोर है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे क्या आता है प्राइमरी कंज्यूमर, और इस केस में प्राइमरी कंज्यूमर कौन है हर्बीवोर है जो प्लांट्स को खाता है। थर्ड पोजीशन पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, जो हर्बीवोर वगैरह को खा के अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। तो थर्ड लेवल पे क्या आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कौन है अपने प्राइमरी कार्निवोर, जो हर्बीवोर को खाते हैं एनिमल्स वगैरह को खाते हैं, प्राइमरी कार्निवोर। फोर्थ लेवल पे आता है टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर किसको खाते हैं, टर्शरी कंज्यूमर किसको खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर को ना, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर। तो ऐसी कुछ फूड चेन है, मतलब ये पिरामिड अपना बन जाएगा कि सबसे पहले क्या आता है सबसे नीचे वाले लेवल पे क्या होते हैं, सबसे नीचे वाले लेवल पे होते हैं ऑटोट्रोप्स फर्स्ट पोजीशन पे बेस पे। सेकंड लेवल पे कौन होते हैं हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाते हैं। फिर थर्ड लेवल पे कौन होंगे जो हर्बीवोर को खाएगा, हर्बीवोर को कौन खाता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, कौन खाएगा सॉरी प्राइमरी कार्निवोर, जो हर्बीवोर को खाएगा कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर कौन क्या होगा जो हर्बीवोर को खाएगा। फिर लास्ट स्टेज पे क्या है सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर क्या होगा जो प्राइमरी कार्निवोर को खाएगा। तो देखो जैसे जैसे नीचे के ऊपर की तरफ जा रहे हैं नंबर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर का अमाउंट ज्यादा होता है, ऑटोट्रोप्स क्या होता है प्रोड्यूसर जो बनाते हैं एनर्जी, फिर एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती रहती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या होता है, हाउ एंड वेयर इट इज फॉर्म्ड। पहली बात तो ओजोन क्या होता है, कहां बनता है, कैसे बनता है, एक्सप्लेन हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम। ओजोन क्या होता है बेसिकली O3 मॉलिक्यूल होता है, उसको हम क्या कहते हैं ओजोन कहते हैं। ठीक है, हाउ एंड वेयर इट इज फॉर्म, ये क्या होता है अपर जो एटमॉस्फेयर होता है ना, कहां बनता है ओजोन अपर एटीएम, एटीएम यानी एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में क्या बनता है ओजोन बनता है। कैसे बनता है अपर एटमॉस्फेयर में तुम्हारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर क्या गया यूवी रेडिएशन गिरे, ऑक्सीजन किसमें स्प्लिट हो गया O एंड द O के एटम्स में स्प्लिट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के तो और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये वाले O ने किसके साथ कंबाइन कर लिया, इस वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया इस O ने, और क्या बना लिया O3 बना लिया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया।
ये कहां होता है? अपर लेवल ऑफ द एटमोस्फेयर में होता है। एक और चीज, ओजोन को डिप्लीट करने में कौन कौन करता है ओजोन को डिप्लीट? सीएफसी, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में होते हैं, ये क्या करते हैं? ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ओजोन क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल यूवी जो रेडिएशन होती है ना, उससे हमें बचाती है। ओजोन क्या करती है? ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल हार्मफुल यूवी रेडिएशन। हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें क्या करती है? बचाती है। अगर यहाँ पे ओजोन नहीं होती तो यूवी रेडिएशन की वजह से हमारे क्या होता है? स्किन कैंसर हो सकता था, स्किन कैंसर हो सकता है, या फिर कैटरेक्ट, मोतियाबिंद टाइप की कंडीशन आ सकती है, कैटरेक्ट इन द आईज। ये सारे दोनों कंडीशन आ सकती है किसकी वजह से? अगर ऑक्सीजन सॉरी ओजोन वहां प्रेजेंट नहीं है और यूवी रेडिएशन हम पे डायरेक्टली गिर जाए। साथ में जो क्रॉप्स होती है ना, उस पर भी इफेक्ट डालता है यूवी रेडिएशन। तो अब देख लेते हैं, जैसे ही यूवी रेडिएशन आई, कहां से? सन से। और किस पे गिरी? ऑक्सीजन के O2 के मॉलिक्यूल पे गिरी। उससे क्या हो गया? जो O2 का मॉलिक्यूल था, ये क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। क्या हो गया? ये स्प्लिट या फिर सेपरेट हो गया दो अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स में। ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, ये किसके साथ कंबाइन कर लेगा? जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या करेगा? कंबाइन कर लेगा, एंड तीन एटम बन जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? O3। ये O2 था एंड ये O था, आपस में कंबाइन करके क्या बना लिया? ओजोन बना लिया। सेपरेट O एटम ज्वाइन विद द अनदर O2 टू फॉर्म क्या बना लिया? O3, जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। कहां बनती है? अपर एटमोस्फेयर में। अपर एटमोस्फेयर में बनती है, ठीक है, एंड हमें प्रोटेक्ट करती है। अब इसके ऊपर यूवी रेडिएशन गिरेगी तो पास नहीं हो पाती, तो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, व्हाट इज प्यूबर्टी, कि भाई साहब प्यूबर्टी क्या होता है, ठीक है। तो ये भी इजी है कि वो वाली एज जब मेल एंड फीमेल बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन्स बनने शुरू हो जाए, सेक्सुअल JRMONES हार्मोन्स बनने शुरू हो जाए, एंड दे आर सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव हो जाए, वो वाली जो स्टेज होती है मेल एंड फीमेल में, उसको हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। ऑनसेट ऑफ देयर सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, सेक्सुअली एक्टिव या फिर मैच्योर हो जाए जिस कंडीशन में वो, फिर क्या कर पाते हैं इस कंडीशन में, मतलब प्यूबर्टी वाली कंडीशन में वो रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं, ठीक है, हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसमें टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म बनाना, ठीक है, मेल में स्पर्म बनाना, एंड साथ में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाना। सिमाइनल वेसिकल का काम क्या होता है? वो न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई करना, किसको? ये स्पर्म को, और मोबिलिटी प्रोवाइड करना, मोबिलिटी। वासा डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली ट्यूब होती है, वासा डिफरेंस बेसिकली ट्यूब होती है जो क्या करती है? स्पर्म को कैरी करती है, स्पर्म को कैरी करती है। कहां तक कैरी करके लेके जाती है? सेमाइनल वेसिकल, और सेमाइनल वेसिकल बाद में उसमें अपना न्यूट्रिशन छोड़ देता है। यूरेथ्रा क्या होता है? मतलब जहां से अपना स्पर्म एंड द यूरिन पास होता है, उसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। फिर अभी अब इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा, इसका डायग्राम और देखते हैं, डायग्राम डिस्कस करते हैं। सी पार्ट क्या? व्हाट आर टेस्ट, व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस क्यों लोकेट होती है? क्योंकि ये टेस्टिस में बनता है अपना स्पर्म, ठीक है, और वो बनाने के लिए कुछ ऑप्टिमम ऑप्टिमम कुछ रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जो कितना होना चाहिए? अनकट नहीं भी कॉटन
Mush. Tush, 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 tush. Where's the point in? मन कौन दे रहा मन कौन दे रहा
तरस मत करके कटे अभी जाओ रुक जा 2 मिनट मन मेरा दिमाग मत खराब करिए मन कौन बेरो